Good morning, students. Welcome to chemistry class. We were doing P block elements for +1 chemistry और बहुत सी चीजें हमने सीख ली हैं, कुछ इस बारे में सीखनी बाकी हैं. So let us start the class. Students, the main points which we are going to discuss today shall be ionization enthalpy of carbon group versus boron group and variation within carbon group. आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन ग्रुप और बोरोन ग्रुप में क्या डिफरेंस है और विद इन कार्बन ग्रुप क्या वेरिएशन आती है. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन बिटवीन कार्बन ग्रुप एंड बोरोन ग्रुप एंड अगेन विद इन द कार्बन ग्रुप. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड रीजंस बिहाइंड. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दिस कार्बन ग्रुप and tetracovalency of carbon atom and what are the scopes for other atoms also. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या होता है? It is the amount of energy required to remove the last electron of an atom in its isolated gaseous and ground state. Isolated, gaseous and ग्राउंड स्टेट. एटम के अंतिम इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, बशर्ते वो एटम उस वक्त अकेला हो, और अकेला कब होगा? जब गैशियस स्टेट में होगा और इसके साथ ही वो एक्साइटेड ना हो, ग्राउंड स्टेट में हो. मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना ही आसानी से आप उसको छुड़ा या चुरा सकेंगे. पहला इसमें क्वेश्चन कंपैरिजन करेंगे ग्रुप 13 वर्सेस ग्रुप 14. When we come from group 13 to group 14, we are moving in a period. और जब आप पीरियड में चलते हैं तो ये वो फैक्टर्स हैं, पीरियड में चलें या ग्रुप में चलें, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है. देखें, जब आप बोरोन से कार्बन की तरफ या एल्यूमिनियम से सिलिकॉन की तरफ, यही पैरेलल कंपैरिजन करेंगे ना हम. जब आप ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बोरोन में 5 था, कार्बन में 6 हो गया. न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14. ओके, बोरोन का रेडियस बड़ा है, कार्बन का रेडियस छोटा है, ये हमने पहले भी कर रखा है. तो एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग. अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीजिंग और डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीजिंग. स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल शेल इसका चल रहा था, सेकंड प्रिंसिपल शेल इसका भी चल रहा है, सेम शेल चल रहा है, सेम प्रिंसिपल शेल चल रहा है, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना बढ़ेगा ना कम होगा, सेम रहेगा बोरोन से कार्बन तक. ओके, अब हम इन तीनों फैक्टर्स का रिजल्टेंट जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अल्टीमेटली होल्ड होता है, वो चेक करते हैं. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो उतना का उतना ही रहा है. तो इसका मतलब जब आप ये बढ़े हुए फैक्टर में से लगभग 0 फैक्टर डिक्रीज कर देंगे तो क्या आएगा? इंक्रीज. तो बोरोन से कार्बन की तरफ आते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. मतलब न्यूक्लियस का अंतिम इलेक्ट्रॉन पे होल्ड या पकड़ बोरोन की अपेक्षा कार्बन में ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो हमें कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए ज्यादा जोर, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. कब? जब हम 13th ग्रुप से 14th ग्रुप की तरफ आएंगे. आप वैल्यूज देख लें. बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 1086, 577 786, कोई भी वैल्यू कंपेयर कर लें. ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एंथैल्पी 13 से ज्यादा होगी. हाउ डू वी कंक्लूड? ये पूरा इसी तरह से मैंने जहां एरो बनाया वहां आप इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम लिख सकते हैं. फिर क्या बोलेंगे? व्हेन वी गो फ्रॉम बोरोन टू कार्बन, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग. हाउएवर स्क्रीनिंग इफेक्ट remains the same. Therefore, the effective nuclear charge in सबका resultant, effective nuclear charge is increasing and hence the hold of nucleus on last electron is also increasing. Therefore, ionization enthalpy will also increase.
अब हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को विद इन ग्रुप नंबर 14 क्या चेंज आई उसमें। देखिए इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। कार्बन से लेके टिन तक 1086 से 786, 61, 708 देयर इज डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। वैसे हम उम्मीद भी यही करते थे, बट देयर इज अ ट्विस्ट के लेड पे जाके 708 से क्या हो गया, 715 हो गया। तो इसको हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे व्हेन वी गो फ्रॉम कार्बन टू लेड, टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट वैल्यूज देखें तो आप बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग। व्हाई इज इट डिक्रीजिंग? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज तो ठीक है, जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इंक्रीज करता है 6, 14, 30 इस तरह से 32 एटसेट्रा। एटॉमिक रेडियस वो भी इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ शेल्स के कारण इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो एक्स्ट्रा सर्कल या शेल ऐड होता जाता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज मैंने नंबर ऑफ शेल्स स्पेशली इसलिए यहां पे बोला कि जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 1, 2, 3 इस तरह से शेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए उसको अंदर वाले शेल्स जो हैं वो पार करने पड़ेंगे, तो उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। सो एज द नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा रहा है तो जितने सर्कल्स को, जितने शेल्स को वो क्रॉस करके जा रहा है उन शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियर चार्ज को कुछ कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज छन छन कर बहुत कम पहुंच रहा है। तो अब हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप, क्योंकि वो कैसे निकलेगा, न्यूक्लियर चार्ज n माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए आप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल इन एवरी स्टेप। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर n माइनस s, पहले जो हमने ग्रुप किया था तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 था, अब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा हुआ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा हुआ है, तो न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फाइनल उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिक्रीज आएगी, क्योंकि इसमें से ये काफी बड़ा हो गया है। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। और आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि व्हाट हैपेंड फ्रॉम टिन टू लेड। जब आप टिन से लेड तक आए, न्यूक्लियर चार्ज देखें सीधा 32 यूनिट्स बढ़ गया, वेरी हाई इंक्रीज इट इज। इतनी पहले नहीं हुए, 8 या 18 यूनिट की इंक्रीज होती थी, यहां पे 8, 18 और सीधा 32 बढ़ गया। एटॉमिक रेडियस बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब लेड की आपको कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो जीनॉन के बाहर 4f14, 5d10 और 6s2, 6p2। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, 6s2, 6p2 से, और अंदर स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, ये आपका 4f। अब यहां पे इसका न्यूक्लियस है तो ड्यू टू वेरी पुअर, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ये जो 4f ऑर्बिटल में गए हैं, दे गिव वेरी वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट इन केस ऑफ लेड। देयरफॉर अब आप न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेड के केस में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इट इज वेरी लो। क्यों? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय 14 इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एंटर्ड 4f ऑर्बिटल। अब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स ऑल ऑफ ए सडन हाई। हाई में से लो वैल्यू माइनस करेंगे तो हाई रहेगा ना, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, वो भी क्या हो जाएगी, हाई। तो दिख ही रहा है, यानी कि हम लेड के केस में क्या कंक्लूड करेंगे कि व्हेन वी गो फ्रॉम टिन टू लेड, however the nuclear charge has increased by a large amount of 32 units, but the screening effect, very poor screening effect
of 4f electrons in case of lead leads to very high effective nuclear charge, due to which if nucleus holds the last electron very strongly, बहुत कस के पकड़ता है nucleus electron को, last electron को, and the ionization enthalpy certainly increases. So overall order, वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि carbon is greater than silicon, is greater than germanium, is greater than, but the exact order is something जो है बिल्कुल सही जिसे कहा जाएगा वो होगा, क्योंकि ऐसा है. सो हाईएस्ट इज दिस वन एंड लोएस्ट इज टिन. कहीं लेड को लोएस्ट याद ना रख लें आप. ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ in a covalent bond by an atom is called electronegativity. जब आप किसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप अपनी तरफ कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं एज एन एटम, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाहिर सी बात है, छोटा एटम होगा और जितना न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स्ट्रा मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. ग्रुप 14 और ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का कंपैरिजन करें पहले तो. बोरोन से कार्बन या एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, या ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ जब आप आते हैं, यू आर मूविंग इन ए पीरियड, और तब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है. बोरोन में 5 प्रोटॉन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है. एटॉमिक रेडियस 88 पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर, यानी कि बोरोन बड़ा है और कार्बन छोटा है. So atomic radius has decreased from group 13 to group 14. Screening effect. Screening effect जितना बोरोन में था उतना ही कार्बन में, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल शेल बोरोन का है, सेकंड ही कार्बन का चल रहा है. So it has no change. ओके. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कोई खास है नहीं, सेम ही है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ा, तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. यानी कि न्यूक्लियस का लास्ट तक जाने वाला फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी. अगर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली खींच पा रहा है तो वहीं कहीं लास्ट में ही क्या होता है, शेयर्ड पेयर होता है, उसको भी स्ट्रांगली खींच पाएगा. कहने का मतलब, व्हेन वी कम फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14, द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग बट द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. देयरफॉर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14. उसका सबूत है इसकी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 है और कार्बन की 2.5 है. इसकी 1.5, 6, 7 और इनकी सबकी 1.8, इसकी 1.9, हाँ इसकी 1.9 है थैलियम और लेड की. ओके. अब ग्रुप 13 और 14 का कंपैरिजन तो हमने कर लिया. अब हम कंपैरिजन करेंगे केवल ग्रुप 14 का. देखिए ग्रुप 14 जो है इसमें 1.8, 1.8, 1.8 and 1.9. This is the scene. कार्ब ऐसे रफली कहा जाए तो डिक्रीज कर रहा है. डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, उसको छोड़िए, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी. लेकिन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इसलिए कर रही है बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बट साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है. न्यूक्लियस और लास्ट और नंबर ऑफ शेल्स भी क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं. इसलिए क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीजिंग. तो न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जाते जाते अंदर के शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा खा लिया जाएगा बड़ा ज्यादा, बाहर तक पहुंचेगा ही बहुत कम. तो बाहर तक जब न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी न्यूक्लियस की कम होती जाती है डाउन द ग्रुप, चाहे वो अपना इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट द effective nuclear charge decreases and electronegativity also decreases. But कार्बन से सिलिकॉन तक शार्प डिक्रीज है. यहाँ पे शार्प क्या मतलब डिक्रीज है, और फिर ये रीजन जो है
ये है बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और यहाँ पे एक नई चीज है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। तो कार्बन से सिलिकॉन तक क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि कार्बन से सिलिकॉन तक न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा था, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है कार्बन से सिलिकॉन तक, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो क्या कर गया है? डिक्रीज कर गया है। कार्बन से सिलिकॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किया, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब जर्मेनियम और टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बराबर क्यों है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बराबर है कि ठीक है सिलिकॉन के बाद एटॉमिक रेडियस बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जर्मेनियम में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, टिन में 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, व्हिच गिव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ी है। वो तो सिलिकॉन से टिन तक आते आते न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी स्लाइटली इंक्रीज कर गया। यह बहुत ही कम नहीं है, मतलब उतना नहीं जितना होना चाहिए, उससे कम है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो स्लाइटली बढ़ गया कम होने के बजाय। क्यों? क्योंकि निकालना कैसे था? n माइनस एस, न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बढ़ने के बजाय थोड़ा कम हो गया, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो जर्मेनियम की टिन से कम होनी चाहिए थी वो बढ़ी और इसके बराबर हो गई। सेम टिन में हो गया। ओके, लेकिन लेड में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ ही गई। लेड में हुआ ऐसा कि 14 इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? लेड के 4f ऑर्बिटल में, विच आर वेरी वेरी पुअर इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहां पे लेड के केस में न्यूक्लियर चार्ज टिन से लेड में आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज एकदम हाई हो जाता है, 32 यूनिट्स, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बहुत पुअर है। अब क्या होगा कि n की वैल्यू जो है वो बेहद हाई है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 32 यूनिट्स बढ़ गई टिन के बाद लेड में। न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी हाई, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी पुअर। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो लार्ज वैल्यू आएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर गया, उसकी वैल्यू लार्ज हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन वी गो फ्रॉम टिन टू लेड, the nuclear charge has increased by 32 units, but the screening effect has decreased due to presence of 14 electrons in 4f orbital, which are very 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 poor in screening. Hence the effective nuclear charge increases suddenly in case of lead, and so electronegativity also increases. So वैसे तो आप ये लिख सकते हैं कार्बन इज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन silicon is equal to germanium equal to tin less than lead, but the actual order is carbon is greater than lead is greater than silicon, and that is equal to germanium equal to. As far as physical state of these elements is concerned, they all are basically solids. कोई भी liquid या gaseous form में नहीं होता. First two elements are typical non-metals. Third is metalloid and last two are metals. अब जाहिर सी बात है कि नॉन मेटल से मेटल, फिर मेटलॉइड, फिर आप मेटल हो जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर, मेटल बनने की टेंडेंसी, मेटालिक कैरेक्टर्स शो करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जा रही है। तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाई द मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डाउन द ग्रुप जब आप कार्बन से लेड की तरफ चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, और जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, टेंडेंसी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड वो इंक्रीज करती है। टेंडेंसी
टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इसलिए कार्बन और सिलिकॉन की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ये मेटलॉइड है। लेकिन टिन और लेड में जाके सफिशिएंटली लो हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयरफॉर दे शो गुड मेटेलिक कैरेक्टर। फिर उसके बाद आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अगर हम डिस्कस करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका हाई है। मेल्टिंग पॉइंट से पहले ये बताना चाहूंगी, दे आर बेसिकली नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक में या इवन थोड़ा बहुत टिन में भी नेटवर्किंग जो है वो देखी जा सकती है। नेटवर्किंग मीन्स डायमंड का स्ट्रक्चर याद कीजिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से पांचवें से, इस तरह से सारे एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, नेटवर्किंग होती है। सो कार्बन अपने ग्रुप में, कार्बन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, रादर हाईएस्ट, आई मस्ट से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई कार्बन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि है तो नॉन मेटल, तो और डायमंड इसका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ, उससे भी आप वाकिफ हैं। तो देखें क्यों, कार्बन का साइज छोटा है और ये बाकी कार्बन्स के साथ नेटवर्किंग से जुड़ा है एक दूसरे से, और जो बाकी कार्बन एटम हैं वो भी इसी के सेम साइज के हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनका जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बेहद स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होने के कारण फिर क्या है कि इनको अगर आपने मेल्ट करवाना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है एक कार्बन को दूसरे कार्बन से वो बॉन्ड काटने के लिए। तो उन बॉन्ड्स को, बॉन्ड नामक रस्सियों को काटने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। बहुत जोर मीन्स बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तब सारे कार्बन कहीं आज़ाद होंगे और तब कहीं मेल्ट होंगे। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वेरी स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड in a network structure of carbon, its melting point is very very high, highest in its own period, own group। लेकिन जैसे आप कार्बन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की तरफ जाने लगते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब देखिए कार्बन सबसे छोटा है, तो कार्बन का कार्बन से जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। फिर जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे क्या होगा, आपस का बॉन्ड, आपस का जोड़ जो है वो वीक होता जाएगा। जर्मेनियम इज स्टिल द बिगर, इसलिए जर्मेनियम का जर्मेनियम से कोवलेंट बॉन्ड जो होगा डिस्टेंस ही काफी हो जाएगा। जर्मेनियम देखिए कार्बन छोटा है तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिलिकॉन, इतने बड़े बड़े सिलिकॉन से एक सिलिकॉन से दूसरे सिलिकॉन की दूरी ज्यादा है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। जर्मेनियम में और साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड लंबा हो गया, लंबी जैसे लाठी आसानी से टूट जाती है, छोटी सी स्टिक तोड़ने में जोर लगता है, लंबी स्टिक को तोड़ने में वक्त लगता है। लंबी स्टिक आसानी से, छोटी मुश्किल से टूटती है। और टिन में जो है साइज और भी बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड और भी वीक हो जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम कार्बन टू टिन। बट देयर इज अगेन अ ट्विस्ट, लेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बन का सिलिकॉन से ऐसे है और यहां पे ऐसे है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है टिन से कम है। अब अगेन क्यों कम है, इसलिए कम है, लेड में फिर से वही 14 इलेक्ट्रॉन जो 4f ऑर्बिटल में गए हैं, उनके कारण लेड का जो है न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग है। न्यूक्लियस स्ट्रांग है तो एक लेड दूसरे लेड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि लेड का लेड के साथ जो बॉन्ड है हालांकि मेटेलिक बॉन्ड, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन वन टिन टू अदर टिन। इसलिए melting point of lead is higher than that of tin and the actual order अगर हम ड्रॉ करें तो कार्बन का melting point is greater than silicon, is greater than germanium, is greater than lead, again tin बेचारा लास्ट में धकेल दिया गया। This is a मतलब noticeable unexpected behavior। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की।
चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि आपको इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है NS2Np2। सो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हैं वैलेंस शेल के। तो अगर केवल इन 2 को यूज करेंगे देन दे कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर साथ में ये वाले भी Ns के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाते हैं देन दे कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इनके लिए अदरवाइज आइडियल क्या है कि इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं किसी से ये, तो इनका ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है। सो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे भी जैसे हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनको और इनको ऐड करके क्या बनती है इनकी +4। सो +4 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप। एवन जो कार्बन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and small in size, carbon sometimes shows -4 oxidation state। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का खैर ये मतलब नहीं है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और केटाइन बन जाता है। नो, उसके लिए बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा मतलब ये है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी अगर बनाए हैं अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानी जाएगी, सॉरी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। सो कार्बन शोज +4 एंड -4। -4 बाकी नहीं शो करता कोई भी इनमें से बिकॉज ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जैसे जैसे हम सिलिकॉन तक सब ठीक है, +4 इज ओके, लेकिन जैसे जैसे आप ये जर्मेनियम, टिन और लेड की तरफ जाते हैं, एक नई ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से शो करता है। +2 इसकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ज्यादा नहीं बट शो करता है। इसके ज्यादा कंपाउंड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। टिन के कंपाउंड्स दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ठीक हैं, +4 में भी और +2 में भी, कोई बायस नहीं। लेकिन लेड बनाता तो दोनों +4 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंपाउंड शो करता है, बट +2 इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ लेड। अब ये दिक्कत यहां नहीं है, ये दिक्कत आई एसिस में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होगी, जब आप केवल p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या शो करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे जब। अब ये प्रॉब्लम कहां से आने लग पड़ी, और ये नीचे ही आई है। यहां पे कहां आई है, जहां पे या तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं या फिर d और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम वैसे हम जानते हैं, इस प्रॉब्लम का नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट भी है। अब वो क्या है, देखें यहां कार्बन से सिलिकॉन तक स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह सब ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है p में गया है तो उससे पहले s में गए हैं, s का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़िया होता है। जर्मेनियम को देखिए, मान लीजिए यहां पे इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके थ्रू जा रहा है, 3d के थ्रू पहुंचेगा 4s और 4p तक। अब 3d वाले क्या देते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब न्यूक्लियस का चार्ज इधर 3d से गुजरना था तो 3d का फर्ज था कि न्यूक्लियर चार्ज को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता और आगे कम न्यूक्लियर चार्ज जाने देता। लेकिन 3d आपको पता है d ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज होती है, तो वहां से जब न्यूक्लियर चार्ज गुजरेगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है मजे से बैठे रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने देंगे। जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंच जाएगा तो वो ज्यादा पहुंच जाएगा, तो वो क्या करेगा, 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन्स को जकड़ के रख लेगा। हालांकि 4s के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली जकड़ लेगा क्योंकि s ऑर्बिटल पहले आता है, p फिर भी थोड़ा आगे होता है। जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को आपने इतना कस के जकड़ लिया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, केवल p ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, +2। सेम थिंग कुड बी ऑब्जर्व हियर, यहां पे भी
10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए हैं डी ऑर्बिटल में, तो यहां भी एस ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में या केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने में समर्थ नहीं होंगे। तो कौन कर पाएंगे? ज्यादातर पी ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेड में जाके हद हो जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे धोखेबाज, डिसीटफुल, इसके अंदर 3d 4d भी है, लेकिन सामने हमें चले ये दिख रहे हैं। तो ये रहा आपका लेड का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से चार्ज ने जाना था ऐसे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स तक। रास्ते में कौन मिला? 4f के 14 इलेक्ट्रॉन मिले। ये तो मशहूर है वेरी वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, इन्होंने न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से नहीं रोका। उसके बाद कौन मिला? 5d के इलेक्ट्रॉन्स ने रोकना था न्यूक्लियर चार्ज को, नहीं रोका, क्योंकि डी वाले वेरी वेरी पुअर नहीं बट पुअर है स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तो बेहद पुअर स्क्रीन, कुल मिला के लेड में देयर इज वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो लेड में आप समझ सकते हैं कि लेड के ये जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6s का इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको न्यूक्लियस ने बहुत जकड़ के पकड़ रखा है। पी के इलेक्ट्रॉन्स 6p में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी जकड़ के पकड़ रखा है, लेकिन वो s से आगे होते हैं, उतना कस के इनको नहीं पकड़ पाया है न्यूक्लियस। अब क्या होगा? कौन पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में? पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? द रिलक्टेंस ऑफ NS2 electrons to take part in chemical combination, ऑक्सीडेशन बनाने में इच्छा नहीं होना। When we move down the group, और उसका कारण क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? इनर्ट पेयर होता है, इनर्ट मीन्स अनिच्छा, कोई इच्छा नहीं है, पेयर मीन्स पेयर, इफेक्ट मीन्स इफेक्ट। तो एक केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई इच्छा ना रखने वाले पेयर की जो यहाँ पे 4s2 में और 5s2 और 6s2 की प्रॉब्लम आ रही है, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हिस्सा ही नहीं लेना चाहते ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको। और कारण क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आइदर इन d ऑर्बिटल्स और इन f ऑर्बिटल। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रभाव कहां दिखाता है? लेड में, क्योंकि वहां पे बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। और इस चीज के कारण कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सीधी सी बात है मोस्ट स्टेबल जो होगी वो कार्बन की होगी, उससे कम C+4 इज मोर स्टेबल देन सिलिकॉन +4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +4 will be more stable than tin +4 and will be more stable than lead +4. But +2 oxidation state is not their problem. +2 oxidation state किसकी प्रॉब्लम है? lead +2, tin +2 and germanium +2. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। वो किसमें है? लेड में। तो लेड +2 इज मोर स्टेबल देन tin +2 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +2। और इस ट्रेंड का कोई कारण पूछता है, सिंपली इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके। और एक और बात याद रखें आप, यहां से एक चीज पूछी जा सकती है, वाई लेड 4 पॉजिटिव is very good oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये बहुत स्ट्रॉन्ग? लेड 4 पॉजिटिव, तो देखिए लेड 4 पॉजिटिव और लेड 2 पॉजिटिव को चेक कीजिए, आपको मालूम है लेड 2 पॉजिटिव is more stable than lead 4 positive. किसके कारण? Due to inert pair effect. Okay? और अब आपके पास क्या है? lead 4 positive है। lead 4 positive की अपेक्षा lead 2 positive बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो lead 4 positive क्या बनना चाहेगा? lead 2 positive। और उसका क्या तरीका है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्सेप्ट कर लो। लेड 4 पॉजिटिव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसकी अपनी क्या होती है? रिडक्शन। तो जिसकी रिडक्शन हुई वो खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या कहेंगे हम? बिकॉज लेड 2 positive is more stable than lead 4 positive due to inert pair effect. Therefore, lead 4 positive readily accepts electrons to act as oxidizing agent. अब देखिए, ये जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2px1py1. बेसिकली इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ये क्या करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएगा और इसके पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स लाइक दिस. 4 बॉन्ड बना दिए, CCl4 CH4, ऐसी स्पीशीज बना सकता है. 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में हो जाते हैं. तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्टेट में हैं तो ना तो आप इलेक्ट्रॉन्स लेने की स्थिति में हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति में हैं. मीन्स प्रिसाइजली सेइंग आप ना तो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, ना ही लुईस बेस की तरह. बाकी और बिकॉज अब एक और चीज नोट करें, बिकॉज कार्बन हैज 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 हैं. सो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है टेट्रा कोवेलेंसी. मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? 4 बाय यूजिंग 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p. और वैसे में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. अगर ये नहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो दूसरी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम बॉन्ड्स जो है ये 4 बना सकता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स को देखें, जैसे सिलिकॉन ही है. ओके, सिलिकॉन में बेसिकली ऐसे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट करवा लिया तो 4 बॉन्ड्स तो सिलिकॉन भी बना लेगा. लेकिन इसके सिवाय अगर कभी जरूरत पड़ी तो सिलिकॉन में 3s और 3p चल रहा है तो 3d भी डेफिनेटली होगा. तो जब जरूरत पड़ेगी नॉर्मल बॉन्ड्स के सिवाय, नॉर्मली तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स से बना सकता है, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स बनाने हैं या इस तरह की सिचुएशन है तो इसके पास 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स के सिवाय ये 3d के खाली ऑर्बिटल्स भी हैं. इसीलिए इसकी कोवेलेंसी केवल 4 तक सीमित नहीं रहेगी. जरूरत पड़ेगी तो ये SiF6 2 नेगेटिव ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 6 है. ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकता है. क्यों बना पाएगा? 6 फ्लोराइड्स के साथ इसने कॉम्प्लेक्स इसलिए बना लिया क्योंकि इट हैड 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिटल्स टू यूज. और भी कर सकता था लेकिन फिर वैसी उसकी कैपेसिटी नहीं है, पर मैक्सिमम 6 तक तो ये जा सकते हैं. सो वी हैव टू टेक केयर के कार्बन हैज नो वेकेंट d orbital. So its maximum covalency is 4, but rest of the elements have vacant d orbitals. Therefore, they can increase their covalency beyond 4 up to 6. 5 भी दिखाते हैं बट अप टू 6 तक ये जा सकते हैं. सिलिकॉन क्या सभी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो हैं, तो वो सभी के सभी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं. और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन देखें क्या हो सकती है, होगी सिलिकॉन की s 3p के ऑर्बिटल्स यूज किए और 2d के, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d2. हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकाल सकते हैं आप.